नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उठाए सवाल। कहा, राज्य में लगातार बढ़ रहा आपराधिक ग्राफ, अपराध दर बढ़ने से सरकार हुई विफल साबित। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने दी सफाई। एनडीए सरकार ने दिया 2005 और 2015 तक सुशासन का मॉडल, विपक्ष सवाल उठाने लेकिन लाशों का न करे राजनीति। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या की जांच, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। काले रंग की गाड़ी अपार्टमेंट में जाती थी आई नजर। और बांका पुलिस ने 3 अपराधी की गिरफ्तार, आरोपियों के पास से बरामद हुए अवैध हथियार। बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे आरोपी। और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अपराध दर में हो रही बढ़ोतरी सरकार की बड़ी विफलता है। राज्य में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीएम नीतीश कुमार लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक कर रही है और अधिकारी कई जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। बावजूद इसके क्राइम के ग्राफ में कोई भी कमी आती नहीं दिख रही है और इसको लेकर साफ तौर पर विपक्ष के मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है सरकार हर मोर्चे पर विफल है और राज्य में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की नाकामी पर। सरकार सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों के मनोबल जबरदस्त बढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त है और सत्ता में बैठे लोग सरकार बचाने के खेल में मस्त हैं। इस तरह से बिहार नहीं चलेगा। बिहार की जनता की सुरक्षा भगवान के भरोसे सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार की इस नाकामी को हम विपक्ष के नाते उठाते रहेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर बीजेपी ने अपनी सफाई दी है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार की इसी एनडीए सरकार ने 2005 से 2015 तक सुशासन का मॉडल दिया था, लेकिन ये बात भी सत्य है कि 2015 में आरजेडी की सरकार में आने के बाद गवर्नेंस का कोहेरेंस गड़बड़ा गया। बिहार की एनडीए सरकार आज की तारीख में भी उतनी ही तत्पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसी कदर स्वयं हर घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हैं। विपक्ष सवाल उठाए लेकिन लाशों पर राजनीति न करे। कोई भी आपराधिक घटना पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। बिहार के सभी अफसरों से अपील है कि बाबूगिरी की साइकोलॉजी से बाहर निकले, हर घटना का गंभीरता से संज्ञान लेकर अनुसंधान करें और अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करें। सभी अधिकारी बाबूडन की साइकोलॉजी से बाहर निकलकर गंभीरता से बिहार के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे। बिहार के एनडीए सरकार प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए भ्रष्टाचार, अपराध और कानून व्यवस्था के स्तर पर किसी भी तरह की कोताही एनडीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की इसी एनडीए सरकार ने 2005 से लेकर 2015 तक सुशासन का मॉडल एस्टेब्लिश किया था, लेकिन ये बात भी सत्य है कि 2015 में आरजेडी के गवर्नमेंट में आने के बाद गवर्नेंस का कोहेरेंस गड़बड़ाया था। लेकिन बिहार की एनडीए सरकार आज भी उसी कदर तत्पर है। मुख्यमंत्री जी घटना का उसी कदर गंभीरता से संज्ञान लेते हैं। लेकिन बिहार के सभी ऑफिसर से एक रिक्वेस्ट है कि बिहार के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को समझे, बाबूगिरी की साइकोलॉजी से बाहर निकले, हर घटना के अनुसंधान में कोई कोताही न बरते, अपराधियों के खिलाफ गंभीरता से सख्ती से कार्रवाई करें। बिहार को हम एक बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं।
इसके लिए भ्रष्टाचार और कानून के व्यवस्था के स्तर पर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हत्या से पहले जब रुपेश पटना एयरपोर्ट से अपने आवास लौट रहे थे तो पुनाईचक के पास उनका गाड़ी अपार्टमेंट की तरफ दिखाई दे रहा है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि काले रंग की गाड़ी अपार्टमेंट की तरफ जाती दिख रही है। और नए कृषि कानून को लेकर झारखंड में भी अब विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। एक तरफ सरकार के लोग इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने इस कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। बीजेपी के झारखंड किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू खलारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नए कृषि कानून की जानकारी दी और इसे जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि इस कानून को जानने वाले लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग बेवजह इस पर राजनीति कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर बीजेपी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है और साथ ही खलारी में इसको लेकर कार्यकर्ताओं को समझाया गया कि जन जन तक इसकी विशेषताओं को पहुंचाएं। कृषि कानून जिसके समझ में आ रहा है वो इसका समर्थन कर रहे हैं और बाकी विपक्ष पार्टी और कुछ लोग इस पर राजनीति खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में आभार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो विशेष करके किसानों के हित के लिए 3 नए कानून लेकर आए हैं, कृषि कानून, उसको लेकर किसानों के बीच किसान मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में घूम घूम कर किसानों के बीच बता रहे हैं। खास करके कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग किसानों को बरगलाकर बॉर्डर पर जिस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और सरकार के विरोध में गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई।
खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है, ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे बांका की, जहां बांका थाना क्षेत्र में एक देसी मास्केट, एक कट्टा, 2 कारतूस के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बांका जिला नगर थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक गुप्त सूचना के आधार पर दोहमान पंचायत के गौरीपुर गांव में एक घर से एक देसी मास्केट, 2 जिंदा कारतूस, एक कट्टा और 11,700 नगद के साथ 3 अपराधी को धर दबोचा है। बांका के एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि तीनों एक बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। एक का नाम परमेश्वर यादव, हर किशोर यादव और सिघाजोर और गौरीपुर का कमल यादव है। परमेश्वर यादव का पहले से ही एक मर्डर केस में अभियुक्त रह चुका है, हाल ही में जेल से छूटकर आया है। ये सूचना मिल रही थी कि बांका थाना क्षेत्र में गौरीपुर में एक व्यक्ति है कमल यादव, उसके यहाँ कुछ अपराधियों का जमावड़ा हो रहा है और उसके पास हथियार भी है। हम लोगों ने सूचना का सत्यापन किया। ये 2-3 दिन से सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। इसी सूचना के सत्यापन क्रम में सत्य पाए जाने पर इंस्पेक्टर टाउन और सब इंस्पेक्टर राजेश के नेतृत्व में हम लोगों ने तब छापामारी की। उसी छापामारी क्रम में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक लोडेड मस्केट और एक कट्टा बरामद हुआ। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस मौके पर मोकामा प्रखंड के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था, श्रद्धा और विश्वास की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा के पवित्र जल में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की और देश में सुख शांति की मंगल कामना भी की। ग्रामीणों ने इलाकों की संख्या में भी लोगों ने मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाई है। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हर तरफ मकर संक्रांति की धूम रही। और मकर संक्रांति पर्व पर कोल्हान की नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी समेत कोल्हान के तमाम नदियों, तालाबों में आज मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और वहीं श्रद्धालुओं ने गरीबों के बीच दान पुण्य भी किया। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन दान पुण्य करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं कोविड-19 को देखते हुए श्रद्धालु नदियों में हर साल के मुताबिक इस साल थोड़ा कम दिखाई दिए। और आज मकर संक्रांति है, ऐसे में मान्यता यह है कि आज दान पुण्य करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग घाटों पे, अलग अलग तालाबों में लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यह स्नान किया जाता है। ऐसे में माना जाता है कि सभी बुराइयों को पीछे छोड़ अच्छाई का साथ लेकर लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे में एक दूसरे के साथ खुशहाली भी मनाते हैं। और दान पुण्य करने से आज के दिन काफी ज्यादा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोग आज गंगा घाट में और गंगा नदी में डुबकी लगाकर देश की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और अपने परिवार में, अपने परिजनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए सुख और समृद्धि की प्राप्ति भगवान से मांग रहे हैं। और धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा रांची प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इस दौरान राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश बीजेपी लगातार सरकार की नाकामियों को गिनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक ने प्रेस वार्ता कर मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग की क्रियाकल्पों पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि वन संपदा राज्य होने के बावजूद मानव संसाधन की घोर कमी है, वन की कटाई हो रही है, जहां वन घटे वहां अफीम की खेती में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने इस साल केदू पत्ता का टेंडर ही नहीं किया है, सरकार राजस्व का रोना रो रही है। उन्होंने पिछली रघुवर सरकार ने निर्णय लिया था कि सघन वृक्षारोपण करने को लेकर, लेकिन वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है।
जंगल और जंगल जमीन कहने वाले सरकार ने जल, जंगल और जमीन की सबसे ज्यादा लूट हो रही है। हम सब जानते हैं कि 1 साल होने का जश्न इस सरकार ने 29 तारीख को मनाया और जिस प्रकार से 1 साल तक अगर देखा जाए तो इन्होंने जो जश्न मनाया वह पिछली सरकार के किए हुए कामों का ही उद्घाटन किया। इनकी तो अपनी कोई बहुत उपलब्धि रही नहीं, लेकिन जो इनके कार्य प्रणाली रहे वह बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। मगधकोल परियोजना के शिवपुर रेलवे साइडिंग में काम कर रही मां अंबे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के मैनेजर सौरभ झा की हत्या की योजना बना रहे 7 अपराधियों को पुलिस ने हत्या पकड़ लिया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बालूमाथ पुलिस ने उन्हें शेरेगढ़ा गोलीटांड रोड के किनारे के हनुमान मंदिर के पास से अपराधियों को पकड़ लिया है। लातेहार के एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ हथियारबंद लोग बालूमाथ थाना क्षेत्र में किसी व्यवसायी की हत्या करने और कोयला खदान पर आगजनी की योजना बना रहे हैं, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया है। एसपी ने कहा कि पुलिस प्रदीप गंजू की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। कंपनी के मैनेजर है श्री सौरभ झा, उनकी हत्या को लेकर गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा योजना बनाई गई थी। ये जो अभियुक्त है ये पूर्व में कोयला लोडिंग के कार्य में संलिप्त रहे और बाद में वहां कोयला लोडिंग का कार्य मां अंबे कंपनी को मिलने पर इनको वह कार्य नहीं मिल पा रहा था। इसलिए इन लोगों के द्वारा ये योजना बनाई गई कि उसका जो मैनेजर श्री सौरभ झा है उसकी हत्या करे और मगध प्रोजेक्ट के अन्य स्थलों पर आगजनी करना, फायरिंग करने की इनकी योजना थी ताकि इस क्षेत्र में दहशत फैलाया जा सके और इनको वहां पर कार्य मिल पाए, इनकी जो मोनोपोली है उसको कायम किया जा सके। एसडीओ और कोतवाली पुलिस के संयुक्त अभियान में राजधानी में चल रहे फर्जी आधार और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि फर्जी आधार और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का गोरख धंधा रांची रजिस्ट्रार कार्यालय के कैंपस में ही चल रहा था। एक जेरोक्स दुकान की आड़ में यह धंधा फल फूल रहा था। रांची प्रभारी एसडीओ उत्कर्ष ने बताया कि उन्हें यह गुप्त सूचना मिली थी कि रजिस्ट्रार कार्यालय कैंपस के ठीक पीछे एक जेरोक्स दुकान में फर्जी आधार और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का खेल चल रहा है। इसके बाद उन्होंने कोतवाली थाना प्रभारी शैलेश कुमार को पूरे मामले की जानकारी दी। इसी के साथ कोतवाली पुलिस के साथ अचानक रांची रजिस्ट्रार कैंपस में छापेमारी की गई। जेरोक्स दुकान की आड़ में नकली आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा दूसरे कागजात भी बनाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से राजधानी रांची में किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जेरोक्स दुकान में से मौजूद कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर सहित कई दस्तावेज जब्त किए हैं। यहाँ से फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनने की सूचना आ रही थी, तो उसी के चलते एक धावा दल का निर्माण किया गया और उसी के साथ हमने रेड किया है यहाँ पर।
यहाँ पे फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिला है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और भी डॉक्यूमेंट फर्जी मिले हैं। ये कितने दिनों से चल रहा था गोरख धंधा सर, क्या जानकारी मिली? लंबे समय से चल रहा होगा, हमको जानकारी अभी मिली है तो हमने अभी रेड किया है। कोई गिरफ्तारी भी है सर? गिरफ्तारी कितना गिरफ्तारी है? 3 गिरफ्तारी है। मेन कौन है सर वो एक्यूज्ड इसमें? मेन टार्जन करके एक व्यक्ति हैं, अभी छानबीन कर रही है, बाकी चीजें बताई जाएंगे आपको। अभी तक क्या सुनने में सर, कितने गलत तरीके से उन्होंने आधार बनाया है? नंबर्स का तो अभी पता नहीं है, अभी छानबीन ही कर रही है। मधुपुर विधानसभा सीट पिछले काफी समय से खाली है। झारखंड में हुए हाल में 2 उपचुनाव में सत्ताधारी दलों ने बाजी मार ली है, लिहाजा आगामी मधुपुर उपचुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने जा रहा है। विपक्ष की दोनों पार्टी बीजेपी और आजसू की इस सीट पर नजर है और आजसू इस सीट पर अभी से ही अपनी सक्रियता बढ़ा दी गई है। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से ही मधुपुर विधानसभा की सीट पिछले काफी समय से खाली है, लिहाजा जल्द ही इस सीट पर चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में विपक्ष की दोनों पार्टी बीजेपी और आजसू इस सीट पर नजर गड़ाए बैठी है। आजसू ने इस सीट पर अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत का मानना है कि पिछले चुनाव में आजसू यहां पर तीसरे नंबर पर थी और करीब 45,000 जनता का विश्वास पार्टी को मिला था, लिहाजा वो जनता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती है, इसलिए वो लगातार यहां अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। मधुपुर में उपचुनाव होना है ये तो पक्का है, लेकिन अभी उपचुनाव को लेकर के अलग अलग तरह के लोग कयास लगा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी ने 45,600 करीब मत हम लोगों ने पाया। माने उतने लोगों का विश्वास हमारे वहां के प्रत्याशी के प्रति, आजसू पार्टी के प्रति है। हम उस विश्वास को टूटने नहीं देना चाहते। लेकिन कल हमने वहां के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी किया। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि अभी झारखंड में 2 उपचुनाव हुए, बेरमो हुआ, दुमका हुआ, और दोनों उपचुनाव में हम लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़े। राज्यसभा का भी चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कहा है कि पार्टी किसी भी हाल में इस बार मधुपुर उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। आजसू को लेकर उन्होंने कहा कि ये एनडीए के लिए खुशी की बात है कि आजसू एक बार फिर एनडीए के फोल्डर में आ गई है। पिछले चुनाव में आजसू ने मधुपुर में अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि इस बार मधुपुर से प्रत्याशी किस पार्टी का होगा ये केंद्र नेतृत्व तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि प्रत्याशी एनडीए का ही होगा। हाल ही के समय में भी आजसू ने दोनों उपचुनाव में बीजेपी का चुनाव में साथ दिया और निश्चित ही मधुपुर में भी आजसू और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेगी और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, वहाँ हमारा सामने वाला विपक्षी गठबंधन चुनाव हारेगा ये तय है और एनडीए का एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और आजसू हमारे फोल्डर में आ गई है वापस। ये हमारे लिए बहुत उत्साह का कदम है और आजसू ने वहाँ बहुत अच्छे प्रदर्शन भी किया था। तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि हमें आजसू का पूरा समर्थन मिलेगा और एनडीए का एक सशक्त उम्मीदवार जो है वो महागठबंधन के उम्मीदवार को बुरे तरीके से पछाड़ेगा। पिछले चुनाव में भी आजसू ने बेरमो में हमारा पूरा साथ दिया था और हमें पूरी उम्मीद है कि एनडीए का एक ही उम्मीदवार मधुपुर से लड़ेगा। एक होकर हम लड़ेंगे तो वहां हमारी जीत तय है। बहरहाल मधुपुर उपचुनाव में भले बीजेपी और आजसू एनडीए के उम्मीदवार होने का दावा कर रही है, लेकिन सीट पर दावेदारी को लेकर दोनों में घमासान जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव में यहां दूसरे नंबर पर थी तो आजसू तीसरे नंबर पर। अब ये देखना लाजमी होगा कि ये सीट आजसू के खाते में जाती है या फिर बीजेपी के खाते में। साधना न्यूज के लिए कुणाल के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। पटना के घूसखोर दरोगा का ऑडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामला गौरीचक थाना के
एसआई राम कुमार दास से जुड़ा हुआ है, जहां राम कुमार दास केस मैनेज के लिए जितेंद्र कुमार से पैसे की लेन देन की बात कर रहा है, जिसका ऑडियो इस दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। जितेंद्र कुमार का गौरीचक थाना से कुछ ही दूरी पर इलेक्ट्रिक की दुकान है। वायरल ऑडियो में राम कुमार दास केस मैनेज करने के लिए लाखों की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बात का लिखित आवेदन दुकानदार जितेंद्र कुमार ने आईजी से लेकर डीजीपी तक को दे रखी है। और फारबिसगंज डीएसपी गौतम कुमार बुधवार की सुबह फारबिसगंज अररिया मुख्य मार्ग पर सिरसिया गांव के पास सड़क दुर्घटना के घायल हो गए और ऐसे गंभीर रूप से घायल डीएसपी गौतम कुमार को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के मुताबिक गंभीर रूप से घायल डीएसपी के पैर और कमर में गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह डीएसपी गौतम कुमार पूरे यूनिफॉर्म में किसी विशेष छापामारी अभियान के लिए अकेले प्राइवेट 4 चक्का वाहन से निकले थे, लेकिन सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। आ रहे थे ये गाड़ी कार हाँ सर आ रहे थे और उनके बाद ट्रक दो फारबिसगंज डीएसपी आ रहे थे जी, ट्रक 2 आ रहा था उधर से। वो दोनों जो अपने में साइड लिए ना, इनको जगह नहीं दिया, इनके लिए इनकी गाड़ी जो है मुड़ गई उधर, ये अब ट्रक से बचाने के लिए उसमें ठोक दिया। और देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने एसडीपीओ इंस्पेक्टर सहित जिले के सभी थाने के थाना प्रभारी सर्जेंट मैनेजर के साथ बैठक की और एसपी ने बारी बारी से सभी थानों के थाना प्रभारी से उनके क्षेत्र में होने वाले मामलों के बारे में चर्चा की। साथ ही लंबित मामले वारंट कुर्की का जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने सभी थानेदार को कहा है कि थाने के शीर्ष अपराधियों की सूची तैयार कर उन पर निगरानी रखें। जमीन कारोबारी करने वाले भूमाफियाओं की सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों पर हमेशा नजर बनाए रखें। और ऐसा कहा गया है कि साथ ही एसपी ने यह भी कहा है कि थानों पर पहुंचने वाले हर मामले को निष्पादित करें, थाना पहुंचने वाले लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करें। देवघर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसमें पूरे जिला के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, इंस्पेक्टर्स एंड थाना प्रभारी सारे लोग शामिल थे। इसमें मुख्य रूप से फोकस की गई थी जितने कांड प्रतिवेदित हुए हैं उसकी तुलना में हम लोग निष्पादन अधिक कर सके, तो लगभग 2 गुना हम लोगों ने निष्पादन किया है प्रतिवेदित कांडों की तुलना में। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।